नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर की 30 की बात करेंगे। आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और आज दोस्तों हम 900 MCQs कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम कल के जो मॉक क्वेश्चन था, आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम प्रश्न होता है वो हमारा मॉक क्वेश्चन होता था। पहले हम मॉक क्वेश्चन को देख लेते हैं, कल का क्वेश्चन का क्या है। जिन्होंने कमेंट किया था सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह मेहनत करते रहिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है किसके लिए आवश्यक होता है या किस लिए आवश्यक होता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है वह किस लिए आवश्यक क्यों होता है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, या जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या यह समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या किया जाना चाहिए और सुधार किया जा सकता है और उसकी कमियां कैसे दूर की जा सकती है। अब आपको बताना, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है ताकि यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, ठीक है, उसकी कमियां कैसे दूर की जाती हैं और उसमें सुधार किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस सेशन का दोस्तों पहला प्रश्न है कि अधिगम से संबंधित किस विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। प्रश्न पूछा गया, अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं का उपचार करना, सबसे अच्छा उपचार कौन होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए प्रश्न है कि अधिगम से संबंधित कोई विद्यार्थी की समस्या आ रही है, उस समस्या का आपको उपचार करना है, तो अच्छा उपचार कौन सा होगा। कठोर परिश्रम का सुझाव देना विद्यार्थी को, या ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन करवाना, या निजी शिक्षण का सुझाव देना, या निदानात्मक सुझाव देना। सभी प्यारे मित्र जानिए, देखिए कोई भी आपको पता है समस्या का उपचार करना, वो भी अच्छा उपचार, तो एक शिक्षक अध्यापिका होने के नाते आपको क्या कहता है, उसको निदानात्मक सुझाव देना है। यानी जो समस्या रहे उसका निदान खोजना, निदानात्मक सुझाव आपको देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि, हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि दोस्तों आप सभी प्यारे मित्र जानते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थी का अनुप्रेरित कर सकता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप जो हैं शिक्षक जो हैं, आप सभी विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, विद्यार्थी को पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर विद्यार्थी को, या विद्यार्थी को उदाहरण देकर, या विद्यार्थी को कक्षा में भाषण देकर करेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को अनुप्रेरित आप एक कैसे दे सकते हैं, पुरस्कार देकर अनुप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सुल्तान चिंपाजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था तथा उस सिद्धांत का नाम क्या था। अब इस प्रश्न पर दो प्रश्न आपके पता चल जाएंगे और एक ही प्रश्न में दो प्रश्न आपके निकल आ रहे हैं। दो प्रश्न का आपका नॉलेज या आंसर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन, कोहलर की बात करेंगे। जी हाँ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सुल्तान चिंपाजी का परीक्षण किसने किया, कोहलर ने किया, और कोहलर मनोवैज्ञानिक ने किया, और उस सिद्धांत का क्या नाम था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आइए देख लेते हैं, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। संभावित प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब आपको ये जाना कि व्यक्तित्व के कितने, ठीक है, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तीन प्रकार के मुखी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और तीन प्रकार के मुखी व्यक्ति होते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। तो यही आपको बताना है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये जो तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनका व्यक्तित्व होता है, इनका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, क्रेचमर के द्वारा, यूंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, या स्प्रिंजन के द्वारा किया गया है। तो देखिए, जब भी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण का बात किया जाए, एक ही नाम आपको याद रखना, यूंग। यूंग के द्वारा किया गया था। पांचवा प्रश्न है प्यारे मित्रों कि किसके अनुसार इदम, अहम तथा परअहम
व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न, 99% संभावित प्रश्न है इस प्रश्न का। जी हाँ, किसके अनुसार इदम, अहम तथा परहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा, युंग, फ्रायड या एडलर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, एक नाम याद रखना है, फ्रायड। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, फ्रायड की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा न कहलाता है। देखिए, अगर आपका लक्ष्य देखिए सिलेक्शन पाना है और एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा है, यानी आप बाधा आ रही है, तो ये जो आपके लक्ष्य को निर्देशित व्यवहार में कोई अगर बाधा आ रहा है तो उसे आप संवेग कहेंगे, अभिप्रेरण कहेंगे, कुंठा कहेंगे या आक्रामकता कहेंगे। आप सभी प्यारे मित्र हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, राष्ट्र हित में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। जी हाँ, एक हो गए हमारे आर्मी मैन जो होते हैं, वो भी हमारे देश के लिए बहुत ही, देखिए आर्मी मैन जो होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आर्मी मैन क्या होते हैं? हमारे देश की बाहरी सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पर, और जो आंतरिक सुरक्षा और मजबूत मिलता है दोस्तों, वह आप लोगों के द्वारा मिलता है। एक शिक्षक शिक्षिका के द्वारा देश का आंतरिक मजबूत होता है, देश का नागरिक शिक्षित होता है। तो आप सभी को सलाम है, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों, सलाम है सभी को। और इस प्रश्न का आइए आंसर देख लेते हैं कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा ना कहलाता है। दोस्तों अगर जो भी कोई भी आपका लक्ष्य निर्देशित है व्यवहार में अगर बाधा आ रहा है तो वह हमारी कुंठा कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? कुंठा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? जी हाँ, आधार आयु एक मापन है, यह किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अवधान से। देखिए अवधान से तो आप कहो नहीं सकता है, तो आधार आयु किसके मापन से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? बुद्धि की बात करेंगे। जी हाँ, आईक्यू, बुद्धि की बात कर रहे हैं। आधार आयु किसके मापन से संबंधित है? तो आपके क्या हो जाएगा? बुद्धि मापन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने में पलायन आधारित है। देखिए सीखने में पलायन, पलायन शब्द तो सभी लोग जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। तो सीखने में पलायन मतलब यहाँ पे हमने सीखा और फिर हमने यहाँ पर सीख लिया, तो ये पलायन, सीखने में पलायन आधारित होता है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। जी हाँ, सीखने में पलायन करना, थोड़ी चीज़ हमने यहाँ सीखी, अरे यार हमें अच्छा नहीं लग रहा, किसी दूसरे टीचर शिक्षक के पास सीखते हैं, फिर बच्चा वहाँ सीखा, ठीक है, पढ़ाता है, फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो क्या हो जाएगा? एक नकारात्मक पुनर्बलन कहला जाएगा। आइए देख लेते हो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में निष्क्रिय भागीदारी से क्या मतलब होता है? अब देखिए प्राथमिक स्कूल की कक्षा की बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में सक्रिय भागीदारी, सॉरी क्या दिया गया है? निष्क्रिय नहीं, यहाँ पे सक्रिय भागीदारी से मतलब क्या होता है? सक्रियता मतलब सभी लोग जानते हैं एक पॉजिटिव वर्ड होता है और निष्क्रिय क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड होता है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन है, निगेटिव प्रश्न है, पहचानने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सक्रिय भागीदारी का मतलब हो जाएगा स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना हो जाएगा, या अपने शिक्षक का अनुकरण करना या उसका नकल करना या पूछना, प्रश्न करना और बहस करना या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना। तो प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं में सक्रिय जो भागीदारी का मतलब होता है कि प्रश्न पूछना, प्रश्न करना और उस प्रश्न पर बहस करना, ठीक है, बातचीत करना। तो ये क्या कहला जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। देखिए स्मृति के आयाम होते हैं, स्मृति के आयाम होते हैं, कौन नहीं है? देखिए वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम बताए गए हैं। धारण आयाम होता है, ठीक है, पुनः स्मरण होता है और पहचानना होता है। वुडवर्थ के अनुसार ये तीनों जो हैं ये स्मृति के आयाम हैं, लेकिन तर्क करना आयाम नहीं है वुडवर्थ के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रॉयड ने, जुंग ने, मन ने या आलपोर्ट ने किया था? सभी प्यारे में नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। जी हाँ, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और कमेंट बॉक्स इसीलिए डेली नाइट को मुझे परेशान करता है, सोने नहीं देता दोस्तों। जी हाँ, जायसवाल सर यानी मुझे सोने नहीं देता है, बोलता है कि आपके जो ये प्यारे भाई बहन शिक्षा बंधु हैं ये कमेंट बहुत कम करते हैं। तो आप लोगों को कमेंट भरपूर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आइए इसका आंसर जान लेते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जुंग की बात करेंगे। किसने किया था? तो जुंग ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः एस ओ आर सिद्धांत आपने पढ़ा होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा समानतः SOR उपागम का प्रतिपादन किया था? वाटसन ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि एक ही नाम हमारा जिक्र होता है, वुडवर्थ की बात करेंगे। जी हाँ, SOR उपागम का प्रतिपादक माना जाता है, वुडवर्थ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें। जी हाँ, एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का सहयोग करें, शिक्षा का सहयोग करें। मैं नहीं कहता आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षा का जरूर सहयोग करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। क्योंकि दोस्तों यही शिक्षा, ठीक है, बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, यह आप लोगों के माध्यम से होता है। और शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार भी देती है, और यही शिक्षा आपको दोस्तों सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। तो कौन सा जो है दोस्तों पालोवियन अनुबंधन में आवश्यक नहीं है? प्रबलन, समीप, अनुवांशिकता या बात करेंगे उत्सर्जित अनुक्रिया। तो देखिए आपका जो पालोवियन अनुबंधन है दोस्तों, वह इसमें क्या है, अनुवांशिकता जो है आवश्यकता नहीं, यहाँ पे अनुसंगिकता की बात कर रहे हैं। अनुसंगिकता जो है यहाँ पर अनुबंधन नहीं है, बाकी प्रबलन, समीप, उत्सर्जित ये है, लेकिन आपका अनुसंगिकता नहीं है। तो क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेगेटिव शब्द था तो ये आपका नेगेटिव वर्ड कहला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? सबसे प्रभावी तरीका बताना मूल्यांकन का, कि एक शैक्षणिक सत्र में एक शुरुआत में और अंत में 2 बार मूल्यांकन करना, यानी एक शैक्षणिक सत्र में करना है और एक शुरुआत में करना है और अंत में 2 बार मूल्यांकन करना है। फिर मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षक द्वारा नहीं करना चाहिए, या मूल्यांकन सत्र के अंत में ही होना चाहिए, या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है प्यारे मित्रों कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया कहलाती है। मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम में एक भीतर जो है बसी हुई एक प्रक्रिया होती है। तो डी ऑप्शन जो है दिया गया है सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है। 15 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। प्रश्न यह है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में किया जा सकता है, प्रश्नावली के रूप में, अर्ध प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में किया जा सकता है, या अनुसूची के रूप में किया जा सकता है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में किया जा सकता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें, सभी लोग ध्यानपूर्वक, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। 100% श्योर एंड प्योर सिलेक्शन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, पहले का ज्ञान जो होता है, और पहले का जो हमारा अनुभव होता है, ठीक है, जो नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए मेरे ऐसे प्यारे भाई बहन होंगे जो काफ़ी बार टीटी एग्जाम दे चुके होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उन लोगों का, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव आ गया होगा। तो वही चीज़ हमें, हमारा जो पूर्व ज्ञान है, हमारा जो पूरा अनुभव है,
उस पूरे ज्ञान और अनुभव को अब इस बार की एग्जाम में पूरा झोंक देना है, एक नए प्रकार से सीखने की सहायता करेगा। वो जो आपका पुराना ज्ञान और अनुभव होगा, तो उसे हम कहते क्या हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना कहते हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जो हमारा पूरा ज्ञान है, हमारा अनुभव किसी काम में आता है, अच्छे काम में आता है, हमारे लिए पॉजिटिव बनता है, तो वह एक सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनुक्रिया शैली की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुक्रिया शैली की हम बात कर रहे हैं कि अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों में किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, अनुक्रिया शैली की बात कर रहे हैं। अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों का किसका प्रयोग किया जाता है? बहुविकल्प प्रविधि का, अनुक्रमिक वर्ग प्रविधि का, वलकृत अनुक्रिया प्रविधि का या मुक्त अनुक्रिया प्रविधि का। तो अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो हमारी प्रविधि हो जाएगी मुक्त अनुक्रिया प्रविधि की बात करेंगे, क्योंकि अनुक्रिया शैली की प्रभाव नियंत्रण की बात करें तो मुक्त अनुक्रिया प्रविधि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन होते हैं? अब देखिए, अवधान तो सभी लोग समझते होंगे। तो अवधान या आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कहलाता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि हो जाएगा, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि हो जाएगा, प्रकाश, ध्वनि, गंध हो जाएगा, या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक होते हैं वह हमारे दोस्तों रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी अवस्था बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? पहला ऑप्शन है कि एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकारों, हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने से शुरुआत करता है। एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशल में दक्षता प्राप्त कर शुरुआत करता है, कि एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं की पहचान कर शुरुआत करता है, या एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने की शुरुआत करता है। तो देखिए, ऐसा कथन जो बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि बचपन की अवस्था में जो है एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास का कार्य करने में शुरुआत करता है। तो बचपन में शुरुआत नहीं करता है संज्ञानात्मक क्षमताओं को, तो यह नहीं होगा। बाकी अपनी वास्तविक क्षमता की पहचान कर शुरुआत करता है, ये सही होगा। और एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशल में दक्षता प्राप्त करना शुरू करता है, ये भी सही है। और एक बच्चा जो भी अलग अलग रंग, संख्याएं, वर्णमाला होती है, वस्तु, आकार, हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने की शुरुआत करता है। इन तीनों को प्रतिनिधित्व जो है बचपन अवस्था में बालक कर लेता है, लेकिन एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के विकास कार्य करने में शुरुआत नहीं करता है। तो नेगेटिव ऑप्शन था, नेगेटिव क्वेश्चन था, तो नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया है कि विजय ने अपने हाथ का उपयोग कर भोजन करना सीखा है। देखिए, विजय ने अपने हाथ का उपयोग कर भोजन करना सीखा है, यानी जो भोजन करता है अपने हाथ का उपयोग करके करता है। जब उसे एक पकवान के साथ चपाती दी जाती है, कोई पकवान है उसके साथ चपाती दी जाती है, तो चपाती के एक टुकड़ा तोड़कर इसके हाथ का पकवान कुछ हिस्सा लगाकर मुंह में रखकर खाना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि यह योजना से अपना भोजन कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है। देखिए, जब हम कोई भोजन करते हैं, ठीक है, कटोरी मान लीजिए कोई भी पकवान है, एक टुकड़ा लेते हैं, उस कटोरी में टुकड़ा थोड़ा सा लगाते हैं पकवान को और अपने मुख में क्या है खाते हैं। जब हम अपने मुख के द्वारा खाते हैं तो क्या होता है? वही चीज, वह प्रक्रिया करना क्या कहलाता है? वह जो योजना से यह कार्य खाना शुरू कर रहा है वह क्या कहलाएगा? शुरुआती भोजन, समायोजित, आत्मसातीकरण या विनियोजित हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए, कहानी टाइप एक छोटी सी दे दी जाती है, उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें समय भी देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय भी लगता है और प्रश्न आसान होते हैं अगर आपने प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि विजय जो है वह योजना से अपना भोजन कर रहा है, तो आत्मसातीकरण योजना से अपना भोजन कर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है।
तो बाल मनोविज्ञान, देखिए बाल की बात कर रहे हैं, यानी कि बालक की बात कर रहे हैं। तो बालक कब तक रहता है? देखिए बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है वह गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले आपके हल हैं, थर्नडाइक हैं, स्किनर हैं या वाटसन है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले और कोई नहीं है, आपके स्किनर है दोस्तों। जी हाँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता कहते हैं। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, जी हाँ, व्यवहारिक सापेक्ष में वह व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है दोस्तों, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि युग के प्रजातीय अचेतन का आधार क्या था? युग की बात कर रहे हैं, तो युग के प्रजातीय अचेतन का आधार क्या था? अंतर्मुक्तता था, ठीक है, या स्वप्नगत गणचिन्ह था, शब्द सहचर था या पुरातन अचेतन था? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो युग के प्रजातीय अचेतन का आधार पुरातन अचेतन था, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है और जितने भी क्लासेज अभी तक हुई हैं सभी आप लोग वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आने वाली क्लासेज को भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, या आप लोगों का टीचर्स फैमिली है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर अब जायसवाल सर या जायसवाल या अपने परिवार को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज में मैं आपको बता देता हूं, लगभग दोस्तों 10 से 15 दिन हुआ है, 10 से 15 दिन में लगभग 2000 प्लस वहां पे आपके फॉलोअर्स हो भी गए हैं। तो सभी जाइए फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की कि परिपक्व छात्र पूछा जा रहा है। देखिए परिपक्व छात्र यानी परिपक्व छात्र मतलब पूरी तरह से, तो परिपक्व छात्र के संबंध में कुछ नीचे कथन दिए गए हैं और इन कथनों का आपको आंसर करके बताना कि परिपक्व छात्र से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। कि परिपक्व छात्र मानते हैं कि उनकी पढ़ाई की भावनाओं को कोई जगह नहीं होती। परिपक्व छात्र आसानी से बुद्धि के साथ अपने सभी संघर्ष का समाधान करते हैं। परिपक्व छात्र कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं। परिपक्व छात्र कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से परेशान नहीं होते। देखिए जो परिपक्व छात्र होते हैं वो कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावात्मक समर्थन की महसूस भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा एक मोटिवेशन टाइप, भावात्मक समर्थन मतलब क्या होता है? एक मोटिवेशन टाइप, उसे ज़रूरत होती है उस बच्चे की। तो ये सब उसका कार्य होता है, माता पिता का कार्य होता है ज़्यादातर उसके भावात्मक समझना कि बच्चा कैसे समझ रहा है क्या सारी चीज़ें। तो भावात्मक समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बेटा तुम पढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो बेटा क्या होता है इसमें, क्या भावात्मक समर्थन मिलता है। तो परिपक्व छात्र के लिए कभी कभी क्या है, अपनी पढ़ाई में भावात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं। तो परिपक्व छात्र से संबंधित हमारा जो सी ऑप्शन जो दिया गया कथन, यह सही दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि शिक्षा का कौन सा प्रकार कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है? मानववादी शिक्षा, रचनावादी, मंटेंसरी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा? तो शिक्षा का ऐसा प्रकार जो आपके कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित हो वह दोस्तों हमारा कहलाता है मानववादी शिक्षा। जी हाँ, कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित वह शिक्षा का प्रकार मानववादी शिक्षा कहला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित नहीं है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे यहाँ पर, शैशवावस्था से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? देखिए गतिक संचालित अंगों में द्विपक्षीय एक पक्षीय प्रवृत्तियों का वृद्धि होता है, यह तो शैशवावस्था से संबंधित है। गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है, यह भी आपका शैशवावस्था से संबंधित है। स्थिर जो है मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास क्या होता है? एक स्थिर टाइप में होता है। बाकी शारीरिक वृद्धि जो है शैशवावस्था में बहुत तेजी से होता है। और जो सी ऑप्शन दिया गया है
कि भावात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये शैशव से संबंधित दोस्तों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि भावात्मक और सामाजिक विकास का गतिक विकास का एक हिस्सा होता है। आपका ऑप्शन कह रहा नहीं होता है, इसलिए यह संबंधित नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। ठीक है, जनिक विधि, मनय झंझाकर विधि, केस अध्ययन विधि या प्रक्षेपण विधि। तो देखिए व्यक्तित्व मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की देखिए जनिक विधि होती है, प्रक्षेपण विधि आपने पढ़ा होगा, केस अध्ययन विधि पढ़ा होगा, लेकिन मनय झंझाकर विधि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप एक शिक्षक है, चाहते हैं कि बच्चे सम्मान करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा आपका सम्मान नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक शिक्षिका होने के नाते उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। देखिए आप एक शिक्षक हैं, आपका कार्य होता है शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का दान करना। ठीक है, तो आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो कोई विद्यार्थी आपका, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए उसकी अपेक्षा करेंगे। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उपेक्षा मतलब उसे भुला देना, छोड़ देना, और अपेक्षा मतलब उसे करना कि ये ऐसा कर सकता है। परीक्षा में कम अंक तो ऐसा नहीं करेंगे, ना ही उपेक्षा, उसे डांट भी नहीं सकते, या हम कह सकते हैं नॉर्मल तौर पर ऑप्शन के तौर पर कि उसे अभिभावक से बात कर सकते हैं कि आपका बच्चा, देखिए अगर कोई भी बच्चा शिक्षक का सम्मान नहीं करता, मतलब उसके समझ लीजिए उसकी जो नेचर है वो थोड़ा बहुत नहीं है, अच्छी बातें नहीं है कि कोई अपने बड़ों का सम्मान न करना, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर देखें तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और आइए देख ले तो मॉक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार। चलिए सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मॉक क्वेश्चन है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा हो जाएगा? शिक्षण का सत्तावादी स्तर की बात कर रहे हैं। शिक्षण केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है, प्रधानाध्यापक केंद्रित होता है, या अनुभव केंद्रित होता है? जी हाँ, जायसवाल सर के साथ क्रैक्ड फॉर टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, इस मॉक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ अब आप लोग ये भी बता सकते हैं कि 30 में से आपका स्कोर क्या है। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम 900+ MCQs आपके कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और हमने आपसे जो वादा किया था 1000+ MCQs कंप्लीट करने का, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, पेडागॉजी, सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं। पूरी तैयारी सिलेक्शन की चल रही है, अदर क्लासेज की भी तैयारी करते हैं। आइए मिलकर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।